नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाला हूं वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या सच में एक ऐसी मुनासिब जगह है जिसमें घाटा पोस्ट करने वाली कंपनी, फाइनेंसिंग प्रॉफिट नेगेटिव पोस्ट करने वाली और ऑपरेट और टोटल प्रॉफिट को पॉजिटिव पोस्ट करने वाली कंपनी के अंदर एक निवेश बनाया जा सकता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ फॉलो अप डिस्कस करके चलना चाहूँगा। मैंने जो स्टॉक्स पीछे आप लोगों के साथ में डिस्कस किए थे, उनको स्टेप बाय स्टेप उनमें से दो स्टॉक्स मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाहूँगा, फिर हम उसको आगे की तरफ भी लेके चलेंगे। आगे की वीडियोज़ में हम फर्दर स्टॉक्स को भी डिस्कस करके चलेंगे। जैसे कि आप हमेशा जानते हैं कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मैं आप लोगों के साथ जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करके चलता हूँ, मैं उसका फॉलो अप वीडियो भी आपके साथ बताकर चलता हूँ। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। तो देखिए, मार्केट के अंदर जो तेजी और मंदी तो लगातार चलती रहेगी, पर स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शंस हैं वो मार्केट के अंदर बने रहेंगे। तो टेक्निकल पैरामीटर्स को जाकर हम लोग चेक करेंगे। हम समझेंगे कि क्या एक ऐसा स्टॉक जो हमेशा सेल ऑन राइज वाला स्टॉक हमारे को दिख रहा है, कि क्या इस स्टॉक के अंदर किसी तरीके के कोई ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स हमारे को स्पॉट होते हैं, और अगर हाँ तो वो क्या है। तो देखिए, मैं आपको समझाऊंगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अगर आप देखोगे तो 58,347 करोड़ की ये कंपनी है। इस स्टॉक को लेकर लोगों का व्यू अभी भी बुलिश है, ये देखकर पता चलता है इंडस्ट्री के प्राइस अर्निंग रेशियो को, और उस प्राइस अर्निंग रेशियो को जो कि स्टॉक का अभी 19.3 का चल रहा है। मतलब इंडस्ट्री के से 1 रुपया कमाने के लिए 13 रुपये खर्च करने को तैयार हैं लोग, मतलब 13 रुपये का रिस्क उठाने को लोग तैयार हैं। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर 1 रुपया कमाने के लिए लोग 19.3 रुपये का रिस्क उठाने को मार्केट के अंदर तैयार है। तो इसका मतलब ये कि इस स्टॉक को लेकर लोगों का जो व्यू है, मार्केट के अंदर जो व्यू है वो बुलिश है। ये बात हमारी समझ में आती है। थोड़ा सा आगे की तरफ अगर हम लोग देख के चलेंगे, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर आप देखते हो, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 7,880 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया है। जो इंटरेस्ट इनकम है बढ़कर 3592 करोड़ की आती है। एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़ जाते हैं और फाइनेंसिस का जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो जाता है 587 करोड़ का। 587 करोड़ का नेगेटिव प्रॉफिट कंपनी का पोस्ट होता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट, फाइनेंसिंग प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट आपका बिफोर टैक्स अगर आप देख के चलोगे, तो नेट प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट जो निकल कर आता है 930 करोड़ का और 732 करोड़ का निकल कर आता है। मतलब प्रॉफिट को लेकर कोई बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग सी फिगर नहीं निकल कर आती है। 587 करोड़ का लॉस जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ये फाइनेंशियल मार्जिन ये थोड़ा सा आपके पास में, मतलब थोड़ा समझने वाला है कि यार कंपनी के जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 732 करोड़ का। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात, जो अर्निंग पर शेयर हर क्लाइंट के हिस्से में क्या शेयर आ रहा है, तो जैसे कि इंपॉर्टेंट है, देख के चलते हैं हम लोग। अर्निंग पर शेयर क्या है और प्राइस टू अर्निंग क्या है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अर्निंग पर शेयर के अंदर अगर मैं आपको बता के चलूँ तो 1.04 रुपीज़, मतलब एक शेयर होल्डर के पास एक शेयर पर 1 रुपये 4 पैसे की इनकम निकल कर आती है। वो जो जो प्रॉफिट जो कंपनी ने पोस्ट किया है, जो कंपनी ने कमाया है, उसमें 1.04 निकल कर आती है, जो कि इसके सेप्टेम्बर मतलब 2023 के अंदर का लोएस्ट वैल्यू है। तो आप देखेंगे अगर, तो कंपनी की जो लोएस्ट वैल्यू निकल कर आती है 1.04 निकल कर आती है। मार्च 2023 में 1.23 निकल कर आती थी, जून के अंदर 1.10 निकल कर आती थी, सितंबर में 1.11 और दिसंबर में 1.04। लेकिन अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करके चलोगे, तो अर्निंग पर शेयर जो दिसंबर 2022 में 0.99 होता था, वो एक साल के बाद बढ़कर 1.04 हो चुका है। मतलब कि इन्वेस्टर ने इस स्टॉक के अंदर पैसा तो बनाया होगा ही, ठीक है। और देखेंगे भी इस चीज़ को हम लोग चार्ट्स के ऊपर कि क्या सच में ऐसा रहा है, और थोड़ा आगे देखेंगे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात जो अगली जिसकी तरफ मेरा ध्यान गया वो ये था कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर दिया। देखिए, और ये कॉन्टिन्यूस डिक्रीज करके चल रहे हैं। मार्च के अंदर इनकी होल्डिंग थोड़ी बड़ी थी, 39.99 थी, इसको डिक्रीज किया इन्होंने। देखिए, 36 से इनकी होल्डिंग बढ़कर 39 हुई थी मार्च में। उसके बाद डिक्रीज होती 13.93, फिर उसके बाद होती है 39.37, और घट के वापस 37.45% प्रोमोटर की होल्डिंग हो जाती है। मतलब ये कि एक कंपनी जो दिसंबर से के बाद से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करे थे प्रमोटर्स, और उन्होंने वापस से अपनी होल्डिंग को बेच दिया, मतलब कम कर दिया है। एफआईज ने अभी अपनी होल्डिंग को अगर आप देख के चलेंगे, तो एफआईज ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया था, देखिएगा 19.76 इसकी होल्डिंग को कर दिया था, और 19.28 से। फिर उसके बाद में जब मार्च क्वार्टर आया तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज करा, जून में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करा, सितंबर में होल्डिंग को इंक्रीज करा। और एफआईज की होल्डिंग को अगर आप इस समय पर देख के चलेंगे तो 24.30 है, जो कि डिक्रीज होती है सितंबर क्वार्टर से थोड़ा सा डिक्रीज हुई है। मतलब एफआईज ने अपनी होल्डिंग को इसके अंदर बेचा, तो इसे एक तरीके का पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हम लोग मान सकते हैं। डीआईज ने अपनी होल्डिंग को इस स्टॉक के अंदर इंक्रीज कराया, लेकिन इनकी होल्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं है जो पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर के अंदर
थी इनकी, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया है। गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है इसके अंदर 3.72% की है। हाँ, पब्लिक ने जरूर इसको, स्टॉक को लेकर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, और ये इसके डेटा को देखकर हमें लग भी रहा था कि इस स्टॉक के अंदर जो पब्लिक है वो बुलिश है, तो इसका व्यू हमारे को यहाँ से बुलिश देखने को मिलता था। कोई मेजर आपके पास में कंपनी ने ऐसा मतलब कोई ब्रेक थ्रू अनाउंसमेंट अभी पोस्ट नहीं की है जिसको मतलब रीड करके हम लोगों का मोटिवेशन इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा जागता हो। मैं आपको एक ही चीज़ समझाऊंगा, मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। देखिएगा, मैं आपके लोगों के साथ अपने सारे रेस्टोरेंट शेयर करके चलता हूँ। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इस स्टॉक को हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। दोस्तों, अलग अलग जगह पर हम इस स्टॉक के अंदर पीछे प्रॉफिट भी बुक कर चुके हैं, और अभी इस स्टॉक को वापस एक ऐसी जगह पर हमारे पास में आता है जहाँ पर ये स्टॉक अपने 200, देखिए स्टॉक सेल ऑन राइस, ठीक है। हर बार जितनी बार भी ऊपर उठने की कोशिश की, हर बार इस स्टॉक के अंदर गिरावट आती है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने 84.61 के पास में एक रेजिस्टेंस फेस किया है। इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आती है, भाई ये डोजी कैंडल बनती है। इस डोजी कैंडल के बनने के बाद आप ये वॉल्यूम्स देखिए कितने इमर्ज होकर आते हैं, मतलब एवरेज से बड़े वॉल्यूम्स, और 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास ये स्टॉक हायर लोस बनाकर चल रहा है, जिस तरफ मेरा ध्यान जाता है। तो मतलब ये 84.61 के इस रेजिस्टेंस को अगर निकालता है तो क्या इसके लिए ट्रेंड हमारा बुलिश हो जाएगा? जवाब है हाँ। क्योंकि अगर आप देखिए ये स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास, जहां पर 200 डेज का मूविंग एवरेज, 20 दिन का मूविंग एवरेज, 5 दिन का मूविंग एवरेज, तीनों कन्वर्ज हो रहे हैं। स्टॉक ने हर बार हायर हाइज बनाया है। हायर हाइज बनाने का मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब ये है कि स्टॉक जैसे ही गिरता है लोग इसको तुरंत खरीद लेते हैं। मतलब एक ऐसा स्टॉक जो सेल ऑन राइज था, वो स्टॉक आपके इसमें बाय ऑन डिप्स हो चुका है। तो अगर कोई स्टॉक ऐसा हो जिस स्टॉक के अंदर हायर लोज बन रहा होता है, मतलब लोग उसको लो तक पहुंचने नहीं देते और इसको पहले ही खरीद लेते हैं, तो इस स्टॉक के अंदर लोगों का व्यू चेंज होगा। तो इस स्टॉक के अंदर ये स्टॉक इस समय पर काफ़ी ज़्यादा लाइट में आ रहा है। अगर आप इसको ध्यान देके चलेंगे तो इसके वॉल्यूम से दर्शाते हैं कि लोगों की बड़ी पोजीशन से स्टॉक के अंदर बन रही हैं। ये कैंडल से बताती हैं कि लोग इसको महंगा खरीद रहे हैं। पी रेशो से भी हमें कुछ ऐसे ही पता चल रहा है, और 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास ये स्टॉक है। क्या ये स्टॉक रिस्की है? जवाब है हाँ। क्या इस स्टॉक में किसी तरीके के स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए? तो मेरा जवाब है, देखिए ये जो कैंडल है ये हमारे पास में 80.24, मतलब 80 रुपये का स्टॉप लॉस हमें इस स्टॉक के लिए फॉलो करना चाहिए। 83 के पास में अगर हम देखें तो 80 से 83 इस स्टॉक की एक्यूमुलेशन जोन बनती है, और 84 अभी इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। इसको क्रॉस करने के बाद इस स्टॉक के अंदर एक ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद की जा सकती है। इस स्टॉक का आने वाले वक्त में टारगेट क्या रहेगा? तो देखिए अभी इसका नियरेस्ट हाई जो इसने मारा है 100 के पास से टकरा कर वापस लौटा है, मतलब बड़ी होल्डिंग लोगों ने 100 के पास में इसके स्टॉक से अपनी खाली की होंगी। तो इस स्टॉक को वापस से अपने मतलब इसी टारगेट के लिए लोग इसको एवरेज करने की कोशिश कर रहे होंगे, कि जिन लोगों ने यहाँ प्रॉफिट को बुक करा, और अगर वही लोग इसी जगह वापस से प्रकट हो रहे हैं, तो आप देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर पहली सपोर्ट, ये दूसरी सपोर्ट, और अभी तीसरी सपोर्ट के पास में उसी जगह पर है। तो हम ये मान के चलेंगे कि इस स्टॉक के अंदर इन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुक करा। अब अगर वो पोजीशन में आगे चलेंगे तो उनके टारगेट थोड़े से बड़े होंगे इस स्टॉक के लिए। तो ये वो वजह है जिस वजह से हमने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम ऐसे स्टॉक्स देखें जिनके अंदर हमारे को रिस्क डिफाइंड हो और हमारे पास में रिवॉर्ड थोड़े से बड़े हों। तो ये स्टॉक मैंने अभी सेलेक्ट किया है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करके चल रहा हूँ बिना किसी बाय सेल की रिकमेंडेशन के। थोड़ा सा आगे समझेंगे आपको कॉन्सेप्ट मेरे समझ में आएंगे। देखिए अब मैं आपको बता के चलूँगा कि ये मैंने आपके साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे, तो जिसके अंदर मतलब मैं अभी आपसे दो स्टॉक्स का डिस्कशन मैं भी आपके साथ में कर पाऊंगा। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि मैंने आप लोगों को 4 जनवरी को एक स्टॉक बताया था, सर्वेश्वर फूड्स। देखिए 4 जनवरी को सर्वेश्वर फूड्स मैंने आपको बताया था, व्यू मेरा स्टॉक को लेकर बुलिश था। काफ़ी पीछे से हम इसे स्टॉक को क्लाइंट के साथ रिकमेंड करते आए थे, बाय लिस्ट में था हमारे पास में, और क्लाइंट्स ने इसके अंदर अपनी पोजीशन से बनाई होंगी। मेरी इस स्टॉक के अंदर किसी तरीके की कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि मतलब ये क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी रिकमेंडेड था। और मतलब यहाँ अगर आप देखेंगे इस स्टॉक ने हमारे पास में, हमने आपको ये स्टॉक बताया था 4 जनवरी को। मैं 4 जनवरी के पास में आता हूँ, तो मेरे पास में आ गया 4 जनवरी, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 1 मिनट, ये है 1 2 3 4, ठीक है, ये है 4 जनवरी, ठीक है। तो देखिए ये है हमारे पास में 4 जनवरी, और ये तकरीबन, हाँ देखिए, तो 3 जनवरी हमारे पास, 4 जनवरी, ठीक है।
4 जनवरी को 5.85 का इसका प्राइस था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जब इस स्टॉक को मैंने आपको बताया तो 5.97 के आसपास मैंने आपको बताया था कि 5.97 के आसपास, 5.85 से 5.97 के आसपास इस स्टॉक को फर्दर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। दोस्तों अगले ही दिन हम लोगों ने देखा ये कैंडल गैप अप करी और फिर उसके बाद में स्टॉक ने एक मूवमेंट हमारे को दिखानी शुरू करी और इस स्टॉक ने हमारे को 8 रुपये 5 पैसे का प्राइस दिखा दिया है। तो मतलब आप इसके अंदर देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ी परसेंटेज ग्रोथ इस स्टॉक के अंदर आ चुकी है। 5 रुपये का स्टॉक इस समय पर 8 रुपये का तकरीबन तकरीबन स्टॉक बन चुका है। तो 60% से बड़ा राइज इस स्टॉक के अंदर अभी आ चुका है। तो इस सर्वेश्वर फूड्स के अंदर अब मेरी को क्या लगता है कि देखो स्टॉक को लेकर मेरा व्यू बुलिश है, मतलब ये स्टॉक आगे जा सकता है, लेकिन ये जगह ऐसी बनती है जहाँ इतने सारे वॉल्यूम से मजे होकर आ रहे हैं और ये हाई के पास में भी है, तो यार इस जगह पर पार्शियल प्रॉफिट तो बनता है। अब उस जगह पर जिन लोगों की नई एंट्रीज बनती है उनको लिए नया स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, 7.37 का हो सकता है। मतलब इस जगह पर 7.37 का एक स्टॉप लॉस ध्यान में हो सकता है और एक पार्शियल प्रॉफिट इस स्टॉक के अंदर बुक किया जा सकता है सर्वेश्वर फूड्स में। देखिए पब्लिक अपीयरेंसेस के अंदर ये स्टॉक है, जिस स्टॉक को मैंने आप लोगों को बताया था ये उसका फॉलोअप मैं आप लोगों को देके चल रहा हूँ। इसे अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट स्टॉक आलोक इंडस्ट्रीज, पूरी दुनिया आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर पॉजिटिव थी। आप डेट जाकर चेक कर लीजिएगा, वीडियो जाकर चेक कर लीजिएगा। मेरा व्यू स्टॉक को लेकर नेगेटिव था, मतलब मेरा व्यू स्टॉक को लेकर काफ़ी प्रिकॉशंस वाला था और मेरा व्यू स्टॉक को लेकर नेगेटिव था और मैंने आप लोगों को पूरा इसके बारे में एक एक डिटेल आपको बताई थी कि यार मैंने इस स्टॉक को अपने किसी क्लाइंट को रिकमेंड नहीं किया। जिन लोगों के पास ये स्टॉक है उन्हें मैंने बताया था कि यार काफ़ी सारे लोग इस स्टॉक की तेजी को देखकर, इस स्टॉक की बड़ी बाइंग को देखकर इस स्टॉक में फंस चुके हैं और पुअर पोजीशंस के अंदर ट्रैप्ड हैं। पीछे के कैंडल्स के साथ मैंने इनको कंपेयर करके बताया था, आप उस वीडियो को चाहे तो देख सकते हैं। 8 जनवरी को मैंने इस स्टॉक के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। ये देखिए ये 8 जनवरी है। 8 जनवरी को जब ये स्टॉक ऑल टच, ये स्टॉक जब तेजी में था तो मैंने आपको बताया था कि यार ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है हाई के पास इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। दोस्तों अगले ही दिन मार्केट गैप अप खुलता है, रेड कलर की कैंडल बनती है। दोस्तों लोगों ने बात को समझा, मैं ये बात नहीं जानता, कोई रिकमेंडेशन मेरी थी नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करके चलता हूँ। दोस्तों तीनों कैंडल्स आपके पास में रेड और फिर उसके बाद में जिन लोगों ने खरीदा वापस अपने उस प्राइस को वापस नहीं देख पाए। स्टॉक ने भी कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है, जो कि मुझे ऐसा लगता है एक तरीके का चारा डाला जा रहा है लोगों को। हाँ, क्या ये स्टॉक को लेकर व्यू नेगेटिव है? तो देखो सबसे पहले ये जो स्टॉक था फंडामेंटल्स ड्रिवन स्टॉक नहीं था और ये जो स्टॉक था, मतलब देखिए मैं आपको इस स्टॉक के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। आलोक इंडस्ट्रीज एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छे मतलब प्रोडक्ट्स बनाती है, कॉटन की इंडस्ट्रीज में ये है और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर भी जाते हैं और मतलब बहुत बढ़िया स्टॉक्स में मैं इसको गिनता हूँ। पर इसके जो फंडामेंटल्स है वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि ये स्टॉक एक स्ट्रेच में चलता चला जाएगा और 100 तक पहुंच जाएगा, ऐसा स्टॉक के अंदर नहीं था। टर्न अराउंड स्टोरी इस स्टॉक की हो सकती थी, ग्रेजुअल चेंजेस इस स्टॉक के अंदर आ सकते थे, मैनेजमेंट के अंदर बदलाव इस स्टॉक के अंदर आ रहा था। इस स्टॉक को लेकर मेरा व्यू बुलिश था, प्राइस को लेकर मैं सेटिस्फाइड नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस स्टॉक को लेकर मेरा व्यू थोड़ा सा चेंज होता है। इस प्राइस के आसपास अगर इसके जैसे कि स्टॉक यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, एक डिप की मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि ये स्टॉक अगर 27.62 के पास में ऑल्टर एच से मैं इसको मार्क कर देता हूँ। 3 फरवरी को मैं आप लोगों के साथ कोट करके चल रहा हूँ, तो देखिएगा 3 फरवरी को मैं आपको बताकर चल रहा हूँ कि आलोक इंडस्ट्रीज अगर मुझे 27.6 के पास में दिखता है तो मुझे एक बाई जोन दिखती है। बाई जोन का स्टॉप लॉस क्या रहेगा मेरे पास में 21.8 का, क्योंकि देखो बड़ा स्टॉप लॉस है, स्टॉक क्योंकि वोल्टाइल है, सेंटीमेंट से ड्रिवन स्टॉक रहा था। तो मेरे पास में 27 रुपए के आसपास अगर ये स्टॉक किसी जगह पर मिलेगा तो 27 से लेकर 30 मान के चलिए, 27 से लेकर जो 30 का लेवल है ये इसकी एक्यूमुलेशन जोन है। तो मैं इसे लिख भी लेता हूँ अपने पास, 27.6 से लेकर 30 इसकी एक्यूमुलेशन जोन है। इस स्टॉक के अंदर अगर किसी की एंट्री है तो उसका स्टॉप लॉस क्या बनेगा जो 27 से 30 के बीच में है। तो भाई उस कंडीशन में 21.85 हमारे पास में एक तरीके का स्टॉप लॉस है जिसे हमें समझना चाहिए। और फिर उसके बाद में इस स्टॉक के अंदर एक तेजी बनेगी और फिर इस स्टॉक के अंदर से जो देखिए जिन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया है और जो यहाँ खरीद कर गए थे, अगर वो इस जगह पर एवरेज करेंगे, जो कि मुझे इसको देखकर लगता है कि शायद वो करेंगे, और अभी इतने वॉल्यूम से मुझे होकर नहीं है इसलिए मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, है ना। तो इसलिए मैं इसके डिप का वेट कर रहा हूँ कि वो भी शायद इसी प्राइस का वेट कर रहे होंगे। तो उन्होंने अपना प्रॉफिट अगर बुक कर लिया और फिर उसके बाद अगर वो इस जगह पर जाकर वापस से प्रकट होंगे, मतलब बड़े से वॉल्यूम फिर से इमर्ज होकर आएंगे, तो फिर ये स्टॉक हमारे को एक नई ग्रोथ स्टोरी का स्टॉक बन सकता है और ये हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में बाय के लिस्ट में रहेगा हमारे क्लाइंट्स के साथ में। तो आप इसे कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस मत समझिएगा, डिस्कशन करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा कीजिएगा। अब देखो ऐसी चीज़ें मैं बार बार क्यों बता के चलता हूँ, यार देखो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से डरते हो। दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और एक रिसर्च एनालिस्ट ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी समझता है। एक रिसर्च एनालिस्ट दिन रात स्टॉक्स के अंदर ही आपके पास में दिन और रात अपनी बिताता है, तो उसे ना स्टॉक्स के बारे में उनकी चाल को समझना, उनके धोखे को समझना, उनके मौके को समझना सब दिखाई देता है। लेकिन आप ही समझो
क्लाइंट के पास, आपके पास जो पैसे होते हैं वो आपकी मेहनत के पैसे हैं, और आपकी मेहनत के पैसे को केवल आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही समझ सकता है कि उसमें आप कितना रिस्क उठा सकते हो और कितना रिस्क आपको उठाना चाहिए। एक रिसर्च एनालिस्ट को आपके रिस्क प्रोफाइल के बारे में नहीं पता होता। इसीलिए मैं आपके साथ इतने डिस्क्लेमर्स देके चलता हूँ कि भाई आप लोग अपने पैसों को बहुत सोचकर समझकर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू इन दो स्टॉक्स को लेकर। मैं उम्मीद करके चलता हूँ जो मेरे व्यूज़ में चेंजेस आए वो भी मैंने आप लोगों को अपडेट किए हैं। जो पीछे चेंज जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी अपनी ऑब्जर्वेशंस, उनके जो रिजल्ट्स मार्केट के अंदर हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, और ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी, और ये आप ही लोग होंगे जो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे और हमारे इस नाम को और हमारे इस चैनल के इस प्रयास को आगे लेकर जाने की कोशिश करोगे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।